चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। 17 सितंबर का दिन एमपी के लिए खास होने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर के कूनो पालपुर सेंचुरी में 8 नामीबिया चीतों की सौगात देंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। बड़े मांसाहारी वन्य प्राणी की शिफ्टिंग की ये दुनिया की पहली परियोजना है। इस लिहाज से दुनिया की निगाह भी कल कूनो पर होगी। कल पूरा देश इतिहास बनते देखेगा। कूनो पालपुर सेंचुरी में जब पीएम नरेंद्र मोदी 8 चीतों को स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ेंगे तो पूरे देश की निगाहें होंगी। ये वही चीते हैं जिनको नामीबिया से लाया जा रहा है। 70 साल में यह पहला मौका होगा जब भारत की जमीन पर चीते कदम रख रहे हैं। नामीबिया से भारत लाए जा रहे चीतों की कार्गो फ्लाइट पहले ग्वालियर में लैंड करेगी, फिर इन चीतों को श्योपुर पहुंचाया जाएगा। मौका खास है, लिहाजा सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सपना साकार हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। एमपी कल के बाद चीता स्टेट के नाम से भी पहचाना जाएगा। लिहाजा गृह मंत्री ने मौके को खास बनाने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग वाहन को चीता मोबाइल नाम दिया है। अब हर जिले में चीता मोबाइल गश्त करेंगे। कल चीता मोबाइल सायरन बजाकर इसकी शुरुआत करेंगे। हमारी पुलिस के अंदर जो 2 व्हीलर के पेट्रोलिंग वाहन हैं जो गश्त करते हैं, वो एक रूपता लाते हुए अब ये सभी 2 व्हीलर वाहन अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे और पेट्रोलिंग पूरे प्रदेश में चीता मोबाइल करेंगे। नामीबिया से ग्वालियर पहुंचने पर चीतों को एयरफोर्स बेस से सेना के हेलीकॉप्टर कूनो लेकर जाएंगे। कूनो में नामीबिया से अफ्रीकन चीते लाए जाने के इस मौके पर इतिहास का वो पन्ना काफी चर्चा में है जिसमें आखिरी चीतों के शिकार की कहानी दर्ज है। माना जाता है कि 1948 में एक महाराजा ने 3 चीतों का शिकार किया था, जिसके बाद भारत के जंगलों में कभी चीते नजर नहीं आए। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं उस जगह जहां माना जाता है आखिरी चीतों का शिकार किया गया। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर वो कौन महाराजा थे जिन्होंने चीतों का शिकार किया था। बात करेंगे उनके वंशजों से और जानेंगे आखिर पूरा सच क्या है। श्योपुर का कूनो अभयारण्य चीतों से आबाद होने वाला है। करीब 72 सालों बाद भारत के जंगलों में चीतों की वापसी हो रही है। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाना एक ऐतिहासिक पल है। लेकिन इस मौके पर एक बात जो काफी चर्चा में है वो ये कि आखिर चीते खत्म क्यों हुए और आखिरी बार चीतों का शिकार किसने किया। दरअसल ये सवाल भी मायने रखता है क्योंकि भारत कभी एशियाई चीतों का सबसे बड़ा घर हुआ करता था, लेकिन आज एक भी एशियाई चीता नहीं बचा। सत्तर साल पहले 1952 में भारत में चीतों के विलुप्त होने का ऐलान किया गया था। वैसे तो चीतों के अंत की कई वजहें बनी। सैकड़ों सालों में धीरे धीरे चीतों की अंत कथा लिखी गई। शासकों ने चीतों का इस्तेमाल शिकार पकड़ने के लिए भी किया और चीतों का शिकार भी किया। इसके अलावा चीतों की खूबसूरत खाल के लिए उन्हें मारा गया। कई बार यह कहकर भी चीतों को मारा गया कि वे आदमखोर हो चुके हैं। चीतों का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है, लेकिन 1948 की एक घटना चीतों के अंत की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। 1947-48 में छत्तीसगढ़ के एक महाराजा ने 3 चीतों का शिकार किया था। उसके बाद कभी चीतों को भारत के किसी जंगल में नहीं देखा गया। इस लिहाज से देखें तो माना जाता है कि उस महाराजा ने आखिरी चीतों को मार डाला।
बतिया के हम उसी गांव सलका में अभी मौजूद हैं, जहां के ग्रामीणों ने आदमखोर चीते की शिकायत राजा रामानुज प्रताप सिंह देव से की थी, जिसके बाद रामानुज प्रताप सिंह देव ने सोनहत ब्लॉक के रामगढ़ के घनघोर जंगल में उस आदमखोर चीता का शिकार किया था, जिसके बाद एशिया चीता कहीं नजर नहीं आया। उस महाराजा का नाम था रामानुज प्रताप सिंह देव। रामानुज प्रताप सिंह कोरिया के महाराजा थे। कहा जाता है कि वो एक माहिर शिकारी थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने आखिरी चीतों का शिकार किया। उनकी एक तस्वीर भी है जिसमें वो 3 चीतों की लाश के साथ खड़े हैं। ये वही आखिरी बचे भारत के 3 एशियाई चीते बताए जाते हैं। दरअसल राजा महाराजा जब शिकार पर जाते थे तो उसे रिकॉर्ड में रखा जाता था। शिकार के साथ उनकी तस्वीर भी दस्तावेजों में सुरक्षित रखी जाती थी। इसीलिए महाराजा रामानुज प्रताप सिंह के शिकार का रिकॉर्ड भी मौजूद रहा। तो राजा का कर्तव्य भी हुआ करता था कि हिंसक पशुओं से, चोर डाकुओं से अपनी प्रजा को बचाना, या फिर कानून व्यवस्था चोरी वगैरह हो तो सबसे निजात दिलाना राजाओं का कर्तव्य होता था। उनके धर्मशास्त्र राजधर्म में ही लिखा हुआ है। तो सरगुजा कोरिया में, कोरिया क्षेत्र में ये शिकायत आई पब्लिक से कि कुछ हिंसक जानवर जो हैं, महिलाएं जंगल में जा रही तो मार दी जा रही हैं। हमारे गांव से बैल वगैरह, बछड़ा बकरी वगैरह को दड़बे से निकाल के ले जाया जा रहा है, तो हमारी रक्षा कीजिए। तो राजा को खबर मिला कि ये घटना है सोनहत ब्लॉक के, अभी जो वर्तमान में ब्लॉक है उसके रामगढ़ के इलाके में हो रहा है। तो राजा वहाँ गए, कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह वहाँ गए और उन्होंने जानवर मारा जो बाद में चीता निकला। तो चीता निकला तो ये फिर उसके बाद सन 1952 तक में चीता भारत में नहीं देखा गया। तो ये एक आरोप लगा कि उन्होंने जो चीता मारा था 1947 में, शायद वो अंतिम चीता था, तो अंतिम चीता कोरिया राजा के द्वारा मारा गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि सलका गांव के ग्रामीणों ने महाराजा रामानुज प्रताप सिंह से फरियाद लगाई थी, हिंसक जीव आए दिन पालतू मवेशियों और इंसानों का शिकार कर रहे हैं। इसके बाद राजा ने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए रामगढ़ के जंगलों में घात लगाकर 3 चीतों का शिकार किया। हालांकि महाराजा की पोती अंबिका सिंह देव के मुताबिक ये कहना ठीक नहीं है कि आखिरी चीतों का शिकार महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया। ये जो जितनी बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं कि वो आखिरी चीता था, ये एक अजम्पशन है। किसी के पास कहीं पर भी कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो आखिरी चीता था। और जहाँ कहीं पर भी रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे बहुत से जानवर आज भी हैं जिनका पूरा रिकॉर्ड्स नहीं है। आज जब इतने कम हैं तब रिकॉर्डिंग सबको मार्क करना और उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जब इतना मुश्किल है। इतने सालों पहले कौन सा जानवर कहाँ था, किस जंगल में था, कितने बचे हैं, इसका पूरा फुल प्रूफ रिकॉर्ड मुझे तो नहीं लगता है तब भी मेंटेन हो पाया होगा। इसलिए मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा श्योरिटी से मैं नहीं कह पाऊँगी कि आखिरी चीता मेरे दादाजी ही मारे थे। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह को शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि 3 चीतों के उनके शिकार के बाद भारत में कभी चीते नजर नहीं आएंगे। लेकिन हुआ ऐसा ही। उन चीतों के मारे जाने के बाद भारत के किसी जंगल में चीतों के देखे जाने की कोई खबर कभी नहीं मिली। 1952 तक चीतों की तलाश के बाद ये तय हो गया कि भारत से एशियाई चीतों का अंत हो चुका है। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। जिसकी दहशत से कभी चंबल थराया करता था, जिसके नाम पर दर्ज है 70 से ज्यादा हत्याओं के मामले, अब उसके नाम से शिकारी के थर्राएंगे। जी हां, एक पूर्व दस्यु बनेगा कूनों के चीतों का दोस्त। वो हिफाजत करेगा अफ्रीका से आए मेहमानों की। उन्नीस 1970 और 1980 के दशक में जिसका नाम बिहेड़ों में गूंजता था, 70 से ज्यादा हत्याएं, सैकड़ों डकैती, खौफ ऐसा कि चंबल थर्राता था।
लेकिन अब उसके नाम से थर्राएंगे वो शिकारी जो जंगलों में घात लगाए बैठे रहते हैं, क्योंकि उसने ऐलान कर दिया है कि अगर शिकार किया तो खैर नहीं। हाथ में बंदूक और दिल में जानवरों के लिए प्यार लेकर निकला है चंबल का पूर्व दस्यु। जी हां, श्योपुर में कूनो के आसपास एक पूर्व डकैत लोगों को वाइल्ड लाइफ से प्यार की सीख दे रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इस पूर्व दस्यु रमेश सिंह सिकरवार को बनाया गया है चीतों का मित्र। पूर्व दस्यु रमेश सिंह सिकरवार अब बुजुर्ग हो चुके हैं। 1984 में आत्मसमर्पण करने के बाद रमेश सिकरवार समाज सेवा में जुट गए। जंगल और जंगली जीवों के लिए इनका खास लगाव है। रमेश सिंह बताते हैं कि जब ये बागी थे तब भी शिकारियों को जंगल में घुसने नहीं देते थे। अब तो इन्हें चीता मित्र बना दिया गया है। चीता मित्र बन के जंगली जानवरों की रक्षा करने का हमारा कर्तव्य है। पहले ही हम करते रहे जंगली जानवरों की रक्षा। वो अब सरकारी तरफ से अपना दायित्व और मिलता है तो बड़े खुश हो के हम जो है चीतों की, सुगर, सावर, जो है हिरण, ये सब जंगली जीव जितने हैं अपनी सेंचुरी में, उनकी सबकी पूरी मदद करेंगे। कोई बीमार तो नहीं है, कोई किसी को मार तो नहीं रहा है। और शिकारियों को घर घर जाके समझाया जाएगा कि शिकारी लोगों आपने बहुत शिकार खेली है, अब शिकार खेलना बंद कर दो। हम इसकी रखवाली करने को अब आ चुकी है। रमेश सिंह सिकरवार का कहना है कि उन्हें चीता मित्र बनाया गया है, लेकिन वो सिर्फ चीतों की ही नहीं बल्कि जंगल के हर एक जानवर की सुरक्षा करेंगे। रमेश सिंह कहते हैं कि शिकारी आए दिन वन्य जीवों का शिकार करते हैं। ऐसे में शिकारी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कुछ शिकारियों की पहचान भी की है जिन्हें जंगल से करीब से हटाने की मांग रखी है। हालांकि कूनो वन मंडल के डीएफओ का कहना है कि कूनो में शिकार के मामले सामने नहीं आए हैं। यदि ऐसे आपके पास कोई जानकारी है तो आप लेके मुझे बताएं, तो हम ऐसे भी जो मिले उन लोगों का कार्रवाई करेंगे उनके विरुद्ध। बिल्कुल। रमेश सिंह सिकरवार अब अफ्रीका से आए चीतों के प्रति स्थानीय निवासियों को जागरूक करने के लिए गांवों की यात्रा कर रहे हैं। इन्हें श्योपुर और मुरैना के 175 गांवों में मुखिया के रूप में जाना जाता है। 1984 में अपने गिरोह के साथ रमेश सिंह सिकरवार ने आत्मसमर्पण कर दिया था और जेल की सजा काटने के बाद किसान बन गए। इलाके में इनके प्रभाव का फायदा चीतों के लिए जागरूकता फैलाने में लिया जा रहा है। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विधेयक को मंजूरी मिल गई है। 12 जातियों को शामिल किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिलने के बाद क्रेडिट लेने की होड़ मची है। एक तरफ जहां पूर्व सीएम रमन सिंह इसे केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ बीजेपी की पहल बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अपनी दलीलें दे रही है। दरअसल बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राज्य की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी मिली। इन जातियों के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के बाद इन्हें शासन की कई बड़ी योजनाओं का फायदा मिलेगा, जैसे स्कॉलरशिप, रियायती कर्ज, छात्रावास सुविधा, नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। जाहिर है 12 जातियों के लिए ये बड़ी सौगात है और जिससे भी इसका क्रेडिट मिलेगा वो राजनीतिक माइलेज भी लेने की कोशिश करेगा। ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की सियासी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम का कहना है कि कांग्रेस ने आदिवासियों के हितों का ख्याल कभी नहीं रखा, लेकिन पीएम मोदी अब आदिवासियों के सपने साकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने इस जाति वर्ग के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाते हुए
उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची में शामिल किया। ये जातियां न जाने आज़ादी के बाद से बाट जो रहे थे। ये कांग्रेस की सरकार देश में 50 साल से ऊपर रही, इसके बावजूद जो है इस वर्ग के लोगों को कभी अवसर नहीं दिया, कभी अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए निर्णय नहीं लिया। उधर बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने जोरदार पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कोशिशों की वजह से ये सफलता मिली है। सीएम ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हमने लगातार केंद्र से पत्राचार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी नेता को इसमें श्रेय लेने का हक नहीं। श्रेय की बात नहीं है। देखिए, 15 साल तक के रमन सिंह को मौका मिला, वो प्रयास किए नहीं किए मैं नहीं जानता, किए हैं, पत्र में भी आया है उन्होंने, और पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि इससे राजनीतिक लाभ होगा। तो आदिवासी को केवल वोट बैंक समझते हैं और वोट की राजनीति वो करना चाहते हैं। हमने प्रयास किया, लोगों से मुलाकात भी हुई, भेंट मुलाकात के दौरान भी बस्तर में, सरगुजा में, उसके पहले जब जिला स्तर के दौरा में गए थे तब भी ये बात आई थी, और उसके बाद पत्राचार हम लोगों ने किया। सौरा समाज के द्वारा जो आंदोलन हुआ था उसमें भी शामिल हुआ। एक तरफ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ की 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए उन्होंने पीएम से पत्र लिखकर निवेदन किया था। उधर मौजूदा सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि उन्होंने न सिर्फ पत्र लिखे बल्कि लगातार ये मुद्दा उठाया। बहरहाल फैसला तो केंद्र सरकार का है, लेकिन सूबे में दावा दोनों दलों का है। जाहिर है श्रेय लेने की इस होड़ के पीछे दोनों दलों का अपना अपना सियासी गणित है, लेकिन देखना यह है कि इस बड़े फैसले को बनाने में कामयाबी किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बैतूल के मोरन नदी में कैसे लहरों के बीच फंस गई 6 लोगों की जान और कैसे फरिश्ताबंद गांव वालों ने बचाई सभी की जान। बैतूल से देखिए एक खास रिपोर्ट। लहरों में फंसी जिंदगी, गांव वाले बने फरिश्ता। मोरन नदी की धार में फंसे थे बच्चे, बीच धार में पहुंची राहत की रस्सी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसी बैतूल की पहचान पहाड़ी, नदी नाले और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होती है, क्योंकि ये सतपुड़ा पहाड़ियों से घिरा हुआ जिला है। यहाँ हल्की बारिश भी नदी नालों में उफान ले आती है, और जब मौसम मानसून का होता है तब हालात कुछ इस कदर मुश्किल हो जाते हैं कि बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। गुरुवार के दिन भी 6 स्कूली छात्र स्कूल से लौट रहे थे और मोरंड नदी की तेज धार में सभी फंसकर बह गए। गनीमत ये रही कि सभी छात्र बहने के बाद खुद को बचाते हुए एक बड़े से चट्टान पर जा चढ़े। कई घंटों तक नदी की तेज धार से निकलने की जुगत छात्र करते रहे, लेकिन कोई रास्ता जब नहीं मिला तब वो मदद के लिए आवाज लगाने लगे। नदी किनारे मौजूद गांव वालों को जब बच्चों के नदी में फंसे होने की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे और नदी की तेज धार में रस्सी की मदद से बच्चों तक पहुंचे और सभी को एक एक कर बाहर निकाल लाए। बच्चों को बचाने के दौरान गांव के 2 युवक घायल भी हो गए। हरदू गांव के लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में आए दिन बच्चे नदी की तेज धार में फंस जाया करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हरदू गांव के बच्चे नदी पार कर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाया करते हैं। हरदू सहित चोचोली प्रखंड के लोगों का कहना है कि अगर नदी पर पुलिया का निर्माण हो जाए तो इन मुश्किलों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और इसी के साथ ही खबर असरदार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।